नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और बात करेंगे ये कैसी मनमानी, एक देश एक चुनाव बेईमानी। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को घर घर तक पहुंचा रही है। इसके साथ ही मोदी सरकार के ऐतिहासिक कार्यों को बताकर लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है। बता दें कि देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भाजपा का सदस्यता अभियान गतिमान है। उत्तराखंड में भाजपा ने 7 लाख से ज्यादा नए सदस्य बनाने का दावा किया। वहीं इस अभियान के तहत बीजेपी ने 20 लाख से अधिक नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भाजपा का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार के ऐतिहासिक कार्यों की बदौलत भाजपा के साथ ही बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष की ओर से भाजपा के सदस्यता अभियान पर तंज कसा जा रहा है। साथ ही भाजपा के वन नेशन वन इलेक्शन के दावे को भी हवा हवाई बताया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिससे चुनावी लाभ किया जा सके। कांग्रेस का तर्क है कि भाजपा छोटे से राज्य उत्तराखंड में पिछले 1 साल से निकाय चुनाव नहीं करा पाई है, बार बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा रही है। इसके अलावा केदारनाथ का उपचुनाव सरकार समय पर नहीं करा रही। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन की बात बेईमानी है। बता दें कि मोदी कैबिनेट ने हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एक साथ चुनाव कराने की इच्छा, व्यवहारिकता और कैसे लागू करना है, इस पर नई बहस छिड़ गई है। वहीं उत्तराखंड में निकाय और उपचुनाव तक न कराए जाने पर विपक्ष ने भाजपा के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी का दावा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से हजारों करोड़ रुपए बचेंगे, समय की बचत होगी, चुनाव की वजह से बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से भी बचा जा सकता है, जिससे विकास प्रभावित होता है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे घर घर तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। बता दें कि देश के साथ ही उत्तराखंड में बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेताओं को काफी मेहनत के बाद भी सदस्य नहीं मिल रहे हैं और इसके साथ ही कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन को अव्यवहारिक बताया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। उत्तराखंड में सरकार निकाय और केदारनाथ उपचुनाव को समय पर नहीं करा पा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। निश्चित ही आप खुद इस बात के गवाह है। मंत्री जी ने 3 बार आप लोगों के सामने वक्तव्य दिया कि हम पूरी तरीके से तैयार है, उसके बाद यू टर्न लिया और हर बार कार्यकाल बढ़ाया। और मैंने कहा था अंधा बाटे रेवड़ी वाली बात भी कही थी। प्रशासकों से अपने कार्यकर्ताओं को सीधे सीधे काम, ठेके इत्यादि देने का काम इस बीच चला है। और अब जो है आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण का अभी तक कुछ पता नहीं है और कौन सी सीट क्या होगी उसके बारे में भी जानकारी नहीं है, तो इसलिए सशंकित हम भी हैं। हरिद्वार के पंचायत चुनावों से हम डरे हुए भी हैं कि उसमें जिस तरीके से धांधली हुई थी, कहीं वही ये इन सब इलेक्शनों में भी तो नहीं करेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ तो उनको कहना है। जहाँ तक एक देश और एक चुनाव का सवाल है तो निश्चित तौर पर एक अपने आप में क्रांतिकारी कार्य है और इससे एक नए इतिहास की रचना होने वाली है और इससे देश का बहुत हित होगा। जहाँ तक उत्तराखंड में जो चुनाव की बात है तो केदारनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव है वो राज्य सरकार ने नहीं कराना है। उसका जो आयोजन है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा और उसके लिए अभी समय है। जब आयोग चाहेगा कि संविधान सम्मत जो सीमा होती है इसमें कब कराना है तो ये निर्णय आयोग के द्वारा लिया जाएगा। वही तो देश को जुमला देते देते इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपने ही जुमले में फंस गई। बड़ा डंके के साथ और गाजे बाजे के साथ महेंद्र भट्ट ने कहा था कि जितने मतदाता हैं प्रदेश के अंदर उतने हम सदस्य बनाएंगे। अब मैं पूछना चाहती हूँ महेंद्र भट्ट जी से, 13 विधायक ऐसे जिन्होंने 100 भी नहीं बनाए पिछले 1 महीने में, 7 विधायक ऐसे जिन्होंने 50 भी नहीं बनाए, और आपके संगठन महामंत्री जो हैं लीपापोती करते हुए कह रहे हैं हमारे नेटवर्क नहीं आ रहा है, गांव में मोबाइल के टावर्स नहीं आ रहे हैं, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो ये किसकी किरकिरी हुई भैया? 7 साल से तुम लोग हो सत्ता में, अगर गांव में इंटरनेट, एक तरफ तो डिजिटल इंडिया का डुगडुगी पीट रहे हो, दूसरी तरफ गांव में तुम्हारे नेटवर्क नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा आंकड़ों की बाजीगरी में सिद्धहस्त तो है ही। हम तो खुद ही कह रहे हैं टारगेट डेट आते आते देखिएगा, फर्जी 10 हजार दे रखा है ना एक विधायकों को टारगेट, 15,000 बनाएगा हर विधायक।
आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया और इसके बाद हमी सरकार ने जून 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था, जिसके बाद प्रशासकों का ये कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा था, लेकिन सरकार ने अगस्त माह में एक बार फिर 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। इस बीच नगर निकाय संशोधन विधेयक को लेकर गठित प्रवर समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे मानकों पर चर्चा हुई। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि समिति की बैठक के दौरान ओबीसी सर्वे को लेकर चर्चा हुई और अगली बैठक अब 4 अक्टूबर को बुलाई गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बैठक पे बैठक कर इसे आगे बढ़ा रही है, जिससे चुनाव से बचा जा सके। देखिए, प्रवर समिति की आज जो हम लोग बैठे हैं और प्रवर समिति के हमारे सभी सम्मानित साथी उसमें मौजूद थे, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूं। और इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जो आयोग के अध्यक्ष थे BS वर्मा साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो भी हमारी इस बैठक में समय दे सकें। तो मैं निश्चित रूप से उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि वो आए और उन्होंने अपने जो भी जिज्ञासाएं हमारे माननीय विधायकगणों की थी उनको उन्होंने उसके बारे में बताया और बहुत अच्छे हेल्दी डिस्कशन हुआ है। सभी लोगों ने अपने अपने विषय और सुझाव रखे हैं। अभी हम एक बैठक इसके बाद फिर बहुत जल्द करने वाले हैं, यानी कि 4 अक्टूबर की तिथि अभी हमने तय की है कि हम दोबारा से फिर बैठेंगे। देखिए, सरकार सिर्फ बैठकों में मस्त है। सरकार तानाशाही में जो है चरम पर है। तानाशाही सरकार की किसी भी तरीके के जनहित के मुद्दे वो धरातल पर नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव से लगातार सरकार जो है वो भागने का काम कर रही है और एक तरफ जिस तरीके से कल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किस हैसियत के साथ जो है वो विपक्षी दलों को जो है निमंत्रण देने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो इनको शामिल होना चाहिए। ये सरकार के काम है, सरकार का दायित्व है। सरकार कहीं भी विपक्ष को जो है साथ में लेने के लिए तैयार नहीं है और इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ ये बैठकों तक ही सीमित है। निर्णय सरकार कहीं नहीं ले पा रही है। देखिए, तय समय में सारी चीजें होंगी। उपचुनाव का भी तय समय है, उसकी तो संवैधानिक बाध्यता है, तो उस चुनाव होगा। कांग्रेस को केवल और केवल बोलने के लिए जो है कुछ ना कुछ चाहिए। उनके पास मुद्दे नहीं है, वो विकास के मुद्दे पर हमारे सामने बात नहीं कर सकते। वो इस प्रदेश से बार बार जो है जनता द्वारा नकारे जा चुके हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा निर्णय ये है मोदी सरकार का और आने वाले भविष्य में लाखों करोड़ रुपए जो है भारत के इस देश के बचने वाले हैं इस निर्णय से और ये दूरगामी परिणाम इसके होंगे। कांग्रेस को तो इस देश से, इस देश की आर्थिकी से, इस देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर एक और जहां देश एक चुनाव को बीजेपी बड़े परिवर्तन के रूप में बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने अब व्यवहारिक और बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा बताया है। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में निकाय चुनाव समय पर न कराकर बीजेपी ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है? आखिर क्यों केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ नहीं की गई? देखना होगा वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार आगे क्या कदम उठाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो जहां वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी अभियान चला रही है, जगह जगह पर सदस्यता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार बात की जा रही है। तो विपक्ष का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो सरकार का महज शिगुफा है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पर केदारनाथ के उपचुनाव होने हैं, जिसको विपक्ष को लगता है कि सरकार टाल रही है। नगर निकायों की बात करें तो साल भर से केवल प्रशासकों का जो कार्यकाल है उसे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो उपचुनाव होने हैं, साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव होने हैं, वो अभी तक सरकार नहीं करा पा रही है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहकर सदस्यता अभियान के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश्वर पान्योली जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज किशोर हिंदवान, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेजी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजेश्वर पान्योली जी से करना चाहूंगी मैं।
राजेश्वर जी, अभी मैं आपके एक प्रवक्ता को सुन रही थी, निकाय चुनाव पर उन्होंने कहा है कि तय समय पर चुनाव होंगे, विपक्ष के पास कुछ है नहीं कहने के लिए, इसलिए विपक्ष ऐसे मुद्दों को उठा रहा है। अब मुझे बताइए, तय समय 1 साल पहले था, अभी तक चुनाव नहीं हुए, फटकार आपको लग चुकी है कोर्ट से न जाने कितनी बार, जवाब मांगा सरकार ने, 6 महीने का समय आपने मांगा, उसके बाद आपने फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया, फिर वक्त आया, फिर आपने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। तो ये जो तय समय है, ये तय समय आप डिसाइड करेंगे या कुछ संवैधानिक बाध्यता होती है? देखिए, जो तय समय की बात जहाँ तक हम कहते हैं, तो तय समय जो संविधान में जितनी चीज़ें लिखी गई वो उसी के हिसाब से समय तय होता है। संविधान में तय समय का यही मतलब नहीं होता कि हम सिर्फ इन आइसोलेशन पढ़ लें कि 6 महीने में हो जाना चाहिए। उसके अलावा जो बाध्यता होती हैं, जो डिलिमिटेशन की बाध्यता हो रही है, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की बाध्यता हो रही है, इन सबसे ऊपर जो बाध्यता आती है विधानसभा की आती है, क्योंकि विधानसभा सुप्रीम बॉडी है, वो किसी भी के भी अंडर में काम नहीं करती है। विधानसभा में एक क्वेश्चन आया और विधानसभा में उस विधानसभा अध्यक्ष ने और पूरे सदन ने उसका कॉग्निजेंस लिया और ये कहा गया कि भाई इसमें जो अभी जो हमारा इलेक्शन होने वाला है, जिस ढंग के लिमिटेशन, जो ओबीसी का क्राइटेरिया, इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहिए और एक प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होना चाहिए जो प्रॉपर आदमी को, पीपुल को, जनता को रिप्रेजेंट करे लोकल निकाय में, लोकल बॉडी के इलेक्शन में। तो जो उसका समय लगेगा, उस समय को आप उसको कट डाउन नहीं कर सकते जो ढंग से। और जहां तक आपकी बात हाई कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट ने भी बड़े क्लियर कट कहा है कि लेट देम टेक देयर ओन एजेंट, मतलब ओन फाइंडिंग, फाइनल फाइंडिंग, तब जब इलेक्शन की जो डेट आएगी उस पर करने दीजिए। उसका मतलब कि कोर्ट भी इस बात से सहमत है कि कहीं ना कहीं जब तक ये सारी बेसिक चीज़ें कंप्लीट नहीं होती उसके बिना नहीं। और जहाँ तक विरोध विपक्ष की बात है, विपक्ष का तो लगातार है कि आप हर चीज़ करिए, आप अगर इधर बाएं तरफ बैठेगा तो बोलेगा बाएं तरफ क्यों बैठे हो, दाहिनी तरफ बैठेगा तो दाहिनी तरफ क्यों बैठे हो। तो विपक्ष के हिसाब से सरकारें नहीं चलती हैं, सरकारें चलती हैं संविधान के हिसाब से, संविधानें चलती है जनता की डिमांड के ऊपर, उनकी डिमांडों को देख करके चलती है। और सरकारें जो चलती हैं सत्ता को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से चलती है, न कि सिर्फ विपक्ष। अगर विपक्षी सत्ता ने चलानी है तो विपक्ष सत्ता में नहीं आ गया, तो जनता ने उनको बाकायदे नकारा है। तो सत्ता में नहीं, हाँ वो सत्ता के साथ सहयोग करे तो उसका स्वागत है। ठीक है, वापस आते हैं। गिरिराज किशोर हिंदवान जी, सत्ता का सहयोग करिए, मुंह बंद करके बैठ जाइए। आप जो है यशी जी, मैं जब भाजपा के प्रवक्ता गणों को सुनता हूं, इन पे इनके जो स्पष्टीकरण होते हैं, क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन होते हैं। 2023 दिसंबर में निकाय की जो अवधि थी, जो सीमा थी, वो समाप्त हो गई थी। 6 महीने का समय होता है, उसके बाद जून तक जो है विदिन 6 मंथ आपको इलेक्शन कराना होता है सरकार को, निकाय चुनाव जो। आप उसके बाद 6 महीने जैसे पूरे होने वाले थे, ये लोग कोर्ट जाते हैं, जो प्रशासकों की नियुक्ति होती है उसकी समय अवधि बढ़ाने की रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से। माननीय हाई कोर्ट फटकार इनको लगाता है, सख्त टिप्पणी करता है। उसके बाद भी जो स्थितियां हैं यशी जी, कि जो असेंबली में भरारी सैण में जो आउट जो सत्र था 3 दिवसीय, उसमें जो विनोद चमोली विधायक और विधायक इनके भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान, ये दोनों लोग डिबेट में जब पार्टिसिपेट करते हैं और ओबीसी आरक्षण पे बोलते हैं, ये भी सारा क्रिएशन भाजपा का था। सुन लीजिए आप, लगातार लिंगर ऑन करना। यशी जी, छोटी सरकारों का होना, छोटी सरकारों का गठन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, लोकल बॉडी होती है। जो छोटी छोटी समस्याएं जो लोगों की होती है, नालियों की होती है, सीवर की होती है, रोडों की होती है, जो लोकल जो इश्यूज होते हैं, वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास नहीं जा सकते, अपने विधायक के पास नहीं जा सकते, उनको पार्षद चाहिए। छोटी सरकार अगर होती है तो जो भी परेशानियां उस लोकल जो मास जो वास कर रहा है वहां पे,
वो निश्चित रूप से निदान की तरफ अगर कोई ले जा सकता है तो छोटी सरकार ले जा सकती है। उसका गठन न होना और आज सिर्फ जो है स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण देना, या विपक्ष अगर कह रहा है कि चुनाव की तरफ बढ़े, यशी जी आज भाजपा डरी हुई मुद्रा में है। आज ये इतने भयभीत हो चुके हैं, 2 बाय इलेक्शन ये हार चुके हैं इस प्रदेश में। आपके सामने सरकार शासित है भाजपा की, और ये मिथक था चुनाव की 2 बाय इलेक्शन ये हार गए। इनका शराब तंत्र पूरा इनका पैसा पूरी तरह से जो इनका सरकारी अमला होता है वो सरकार के फेवर में लगा हुआ था, तब भी ये 2 बाय इलेक्शन हार गए। आने वाले समय में इनको स्वयं इनको लग रहा है कि अगर निकाय चुनाव वाकई होते हैं, लेकिन भाई निकाय चुनाव होंगे, करवाए जाएंगे आपसे। आप अगर सोई हुई मुद्रा में है तो लगातार आपको जो है विपक्ष जो है निश्चित रूप से आपको जगाने का कार्य करेगा। ठीक, दीपक रावत जी क्या कहना चाहते हैं? यासी जी, जुमलों की सरकार है, जुमलों के नेता हैं, जुमलों के नेताओं ने एक और जुमला दे दिया है, एक देश एक चुनाव। अब आप देखिए प्रदेश में तो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अगर ऐसा होता दिख रहा होता तो ये आज हम ये डिबेट कर ही नहीं रहे होते। हेलो जी, हाँ, आज हमें डिबेट कर ही नहीं रहे होते। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ और बोल रहे हैं, इनके नेता कुछ और बोलते हैं, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुछ और बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ और बोलते हैं, और असल में होता कुछ और है। तो पहले तो ये बताइए, ये सबके सब या तो ये डिसाइड कर ले भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं कि एक ही बात बोलनी है, या तो जनता के सामने ये झूठ बोलते हैं, या फिर ये कोर्ट में जाके जज के सामने झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट में हलफनामा कौन दे रहा है? सरकार दे रही है, चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। सरकार के सचिव जाके झूठा हलफनामा कोर्ट में देते हैं कि हम समयबद्ध में चुनाव करा लेंगे। अब अगर वो बार बार लगातार हलफनामा झूठा दिया जा रहा है तो कौन दे रहा है? वो चुनाव आयोग का नाम लेके भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती। चुनाव आयोग को हरी झंडी सरकार देती है, चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग करता है, लेकिन जो कार्रवाई कानूनन चल रही है उसमें चुनाव आयोग का अधिकारी नहीं जाता, उसमें सरकार के सचिव जाके जवाब दे रहे हैं कि क्या क्या हलफनामा हमने देना है। तो यहाँ पर ये कोरा झूठ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं ये जनता को समझ में आ रहा है। और रही बात सही समय पे, तो याशी जी शायद आपको याद होगा, आप ही के चैनल में मैं बोल चुका हूँ, जब तक भारतीय जनता पार्टी को अनुकूल परिस्थितियां समझ में नहीं आएंगी इस प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं होने वाले। तो आप क्या कहना चाहते हैं दीपक रावत जी कि आगे आने वाले 5-6 साल चुनाव ही नहीं होंगे? यासी जी 2024 में तो नहीं होते। जिस प्रकार से इनके क्रियाकलाप चल रहे हैं उस हिसाब से 2024 में निकाय चुनाव की कोई प्रक्रिया संभव होती तो मुझे तो नहीं दिख रही है। अब आप देखिए 2 अक्टूबर को वापस आएंगे। दीपक जी एक सेकंड, शिव प्रसाद सेमाल जी अध्यक्ष आरआरपी पार्टी से। शिव प्रसाद जी स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? देखिए, एक देश एक चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए मुफीद है, इसलिए वो ऐसा करा रही है। क्योंकि एक देश एक चुनाव में बड़ा आसान है एक चेहरे को चमकाना और उसके पीछे बाकी सारी जितनी भी उटपटांग चीजें हैं उनको छुपाना। कभी अटल जी का एक चेहरा बना के, उनको तो बोला ही गया था कि ये मुखौटा है, तो एक चेहरा बनाना और उसको चमकाना और उसकी आड़ में चुनाव निकाल ले जाना, या पूरे देश में एक मुद्दा, जैसे पूरे देश को विभिन्न विविधताओं वाला देश है तो इस देश को हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश में लागू किया जा सकता है। एक देश एक मुद्दा और एक चेहरा और एक चुनाव, कोई ज्यादा लफड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं, किसी ज्यादा समीकरण साधने की जरूरत ही नहीं। तो अभी जो होने जा रहा है कि भाई निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जो हैं ये और खास और विधानसभा चुनाव भी, ये हिंदू मुस्लिम एजेंडे पे ज्यादा फिट नहीं बैठते। जो प्रदेश में जो रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज और जाति आधारित पार्टीज, कास्ट आधारित पार्टीज या क्षेत्रीय मुद्दों पे आधारित जो पार्टीज होती हैं वो ज्यादा वोट ले जाती हैं। तो इसलिए इसका एक तोड़ निकाला गया कि एक देश एक चुनाव कराया जाए। तो लोग बोलते नहीं है कि साहब हमें तो फलाने सीएम तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं। तो इनके जो एजेंडा वाले लोग हैं, फिक्स करने वाले, उन्होंने ये समझ लिया कि भैया राज्य सरकारों में तो वहां का लोकल एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है सरकारों में, लेकिन सेंटर में मोदी जी के चेहरे पे अभी तक और 1-2 साल और 5 साल 10 साल पीछे जा सकते हैं 1-2 कार्यकाल। तो इसके लिए ये चुनाव है। आपने देखा होगा कि निकाय चुनाव में क्या होता है कि लोकल
प्रतिनिधि की जो छवि होती है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। जो लोकल प्रत्याशी है उसकी छवि कैसी है उस पर डिपेंड करता है चुनाव। आपने देखा होगा कि 50% जो सीटें हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी ले जाते हैं, चाहे पार्षद हो, सभासद हो, नगर पालिकाएं हो, नगर निकाय, नगर पंचायतें हो। 50% सीटें जो इंडिविजुअल निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो ले जाते हैं। पंचायत चुनाव में भी ऐसी होता है। पंचायत चुनाव सरकारें इसी डर के कारण अपने उस पर नहीं लड़ती, पार्टी बैनर पे क्यों नहीं लड़ती कि पार्टी को फिर नुकसान हो जाएगा, कि पार्टी की इमेज खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा भाई वहां तो मोदी जी है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो सुपड़ा साफ हो गया। तो ये क्या करते हैं कि पंचायती राज को इसीलिए मजबूत नहीं होने देते कि विधायक पार्टी का होगा तो वो प्रधान को भी खरीद के रखेगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो। प्रधानों की भी मजबूरी होती है कि साहब हम तुम्हारे साथ हैं क्योंकि हमें बजट लाना है। तो एक देश एक चुनाव होने में क्या होगा, जब पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव सब मोदी के नाम पे होंगे या एक चेहरे के नाम पे होंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। एक मुद्दा करो और एक चेहरा चमकाओ, उसके पीछे पूरा आईटी सेल, पूरा मीडिया सेल, एसआईटी सेल, ईडी सेल, सारी सेल लगा दो तो टॉर्च जलेगी इनकी सही से। तो ये एक कारण है, वरना और कोई कारण नहीं। अगर ये अलग अलग चुनाव कराने लगे तो जैसे ये लॉजिक देते हैं कि साहब इसमें खर्चा ज्यादा आएगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चुनाव होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी किसी देश में चुनाव होते हैं तो सरकारें ऐन चुनाव से पहले वहां की जनता के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, ज्यादा लोक लुभावन घोषणाएं करती हैं, ज्यादा जनता के करीब जाने की बातें करती हैं। तो पब्लिक के लिए तो ये ज्यादा ठीक है कि भागते भूत की लंगोटी आ तो उसके बाद तो ये नजर नहीं आएंगे जी कि क्या ये संभव है, क्योंकि इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा तो है नहीं, हमारे देश में लागू नहीं हुआ, लेकिन इस पर काम नहीं हो पाया। अब आगे वो क्या इसको करते हैं ये भी तो देखना होगा ना कि आप लागू कर पाएंगे कि नहीं, या फिर आप इसको कैसे मैनेज कराएंगे। इनके सामने एक बड़ा टास्क है। एक फैक्ट है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और प्रचंड रूप से सत्ता प्रचंड रूप से भ्रष्ट करती है। एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट करप्शन। तो अगर आपने इनको पूरे देश की सत्ता ही सौंप दी, पंचायत चुनाव भी, निकाय चुनाव भी और सब सौंप दिया एक चेहरे पे, एक इलेक्शन एक में, तो ये प्रचंड रूप से भ्रष्ट हो जाएंगे। अभी तो एक अगर देश संभाल रहे हैं तो इनको डर है, कोई भी सरकार हो, मैं एक स्पेशली भाजपा कांग्रेस, भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इनको डर रहेगा किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को कि यार फलाने राज्य में हमारी सरकार खिसक सकती है, फलाने राज्य में इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये विविधताओं वाला देश है, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, तमाम तरीके की विविधताएं हैं। और अगर हम केवल यूनिकोड कर देंगे तो यूनिकोड में ये सारी जो विविधताएं हैं, चाहे कल्चर है, चाहे ये सारी चीजें, ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, फिर इनके लिए एक आसान एजेंडा वापस आते हैं शिव प्रसाद जी, उसके बाद वीरेंद्र शर्मा जी का रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जॉल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं आज हम कि एक और जहां वन नेशन वन इलेक्शन की बात बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल का आरोप है कि सरकार निकाय चुनाव नहीं करा रही है, साथ ही साथ केदारनाथ का उपचुनाव नहीं करा रही है और बात वन नेशन वन इलेक्शन की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करें, वीरेंद्र शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, माफी चाहूंगी काफी देर से आपके पास आ रही हूँ, क्या कहना चाहते हैं? देखिए यशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप? हाँ जी, पूर्णतः। देखिए यशी जी, मैं एक आपके पैनल पे बैठे हुए कुछ 2-4 लोगों को पहले से भी जानता हूं, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी डिबेटें कर दी है। जैसे दीपक जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता जी है हमारे, और बीजेपी के प्रवक्ता जी है पैनोली जी। लेकिन मैंने आज सेमवाल जी को सुना तो सेमवाल जी ने कटाक्ष किया कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। परंतु मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, मुझे नहीं पता उनको कितना अनुभव है राजनीतिक चीजों का, कि इतने बड़े डिसीजन को देखिए किस तरीके से डिस्कार्ड करते हैं टीवी पर आके। कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए हो रहा है कि मोदी जी अपनी सारी आईटी सेल, ये सेल वो सेल लगा के टॉर्च जलाना चाह रहे। ये कोई तरीका नहीं होता, हम लोगों का डिबेट का एक स्तर नहीं होता है कि आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरीके की बात, प्राइम मिनिस्टर एक चेयर होती है और उसकी रिस्पेक्ट हर इंडियंस को करनी चाहिए। और दूसरी चीज कि आप इतने बड़े डिसीजन को कोई
प्राइम मिनिस्टर मोदी अकेले तो नहीं ले रहे हैं, इसके लिए एक सिस्टम होता है हमारे देश में कि एक कमिटी बनाई गई है पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद जी की, और इसमें बड़े बड़े रिटायर्ड और जज और से लेकर के बहुत पढ़े लिखे लोग इन चीजों के लिए एक कमिटी में एक इन्वेस्टिगेशन के लिए और इसकी स्टडी के लिए एक टीम बनाई गई है। और पूरे देश में से इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के राजनेताओं से इसके ऊपर बहुत बार गहन चर्चाएं हो चुकी है। और मुझे लगता है जहां तक कि हमारे देश में अधिकतर पार्टियों के जो पढ़े लिखे नेतागण हैं या फिर जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके बड़े बड़े नेता हैं, वो सब इस चीज को सपोर्ट भी करते हैं और चाहते भी है कि कोई सरकार आके इस वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को लागू करे। कांग्रेस भी चाहती है, कांग्रेस कर नहीं पाई अपने कार्यकाल में, तो इसका मलाल है उनको, लेकिन करना वो भी चाहती है अंदर से। परंतु मैं भाई साहब की बात सुन रहा था कि एक मुद्दे पे पूरा चुनाव है, विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने, और सीधा कटाक्ष कहाँ कर दिया वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। वीरेंद्र जी आप अपनी बात को पूरा करिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि सेमवाल जी ने जो भी कहा वो उनका अपना वक्तव्य है, और जाहिर सी बात है वो विपक्षी दल में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जो नहीं चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और अगर उसमें सेमवाल जी एक हैं तो वो बात अलग है। लेकिन एक सेकेंड वीरेंद्र जी, मेरा जो सवाल था वो ये था कि क्या ऐसा हो पाएगा, ये देखना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि कांग्रेस, आपने कहा कि कांग्रेस खुद चाहती है कि ऐसा हो, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ऐसा ये कर ही नहीं सकते, शिगुफा है ये, क्योंकि ये इनके बस का नहीं है। इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए कांग्रेस वो एक राजनीतिक तरीका होता है। कांग्रेस खुलेआम प्लेटफॉर्म में किस तरीके से उस मुद्दे को अपने लिए वोट ना कटे उस बात को लेके वो लेकर जाएगी, ठीक है, वो एक अलग विषय है। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, और ये होगा, और ये इसी कार्यकाल में होगा मोदी जी के, और इसके लिए कमेटी भी गठित हो गई है, रिव्यू भी ले लिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि उसको आप प्रधानी के चुनाव से जोड़ रहे हैं, आप पार्षद के चुनाव से वन नेशन वन इलेक्शन को जोड़ रहे हैं कि इनके यहाँ ये प्रधानी के इलेक्शन के हारने के डर के मारे, पार्षद के इलेक्शन के हार के डरने के मारे ये वन नेशन वन इलेक्शन का राग गा रहे हैं। ऐसी बात मत करिए आप। डिबेट का एक स्तर होता है, एक नॉलेज का एक स्तर होता है कि आप हर चीज को उस तरीके से, आप आज की डिबेट हमारी इस बात पे है कि भाई ये जो चुनाव है, निकाय चुनाव, ये इसमें देरी किस बात की, देरी का कारण हम, बिल्कुल आपकी बात सही है, इस बात के लिए हम बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा करते कि बीजेपी को भी जल्द से जल्द अपने उत्तराखंड में निकाय चुनाव और उपचुनाव को की डेटें घोषित करवानी चाहिए, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को आदेश देने चाहिए कि भैया इतने समय के अंदर ये सारी चीजें काम पूरे करो, है ना। हाँ, लेकिन ये कहना यशी जी गलत होगा कि बीजेपी तो इसलिए कह रही है कि उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन करना है। क्या मोदी जी ताउम्र रहेंगे इस देश के प्रधानमंत्री? बताइए आप। ये बोल रहे, चलो आज मोदी जी का युग है, मोदी जी की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, क्या वो व्यक्ति हमेशा भर के लिए रहेगा? लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होगा तो वो तो हमेशा भर के लिए रहेगा ना, ये देश तो हमेशा भर के लिए रहेगा ना, या सिर्फ तब तक रहेगा जब तक मोदी जी है, तब देश मिट जाएगा उसके बाद? ये किस तरीके का कटाक्ष है? ठीक है, मेरा कहना ये है कि ठीक है, निकाय चुनाव में बीजेपी को एक्टिवनेस दिखानी चाहिए, और उसके लिए जल्द से जल्द एक सूचना जारी करवानी चाहिए, ताकि हम उस प्रोसीजर को आगे बढ़ा सके। और देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि निकाय चुनाव हो, गांव में नगर पंचायती चुनाव हो, और बाई इलेक्शन जहां पे है, हमारे केदारनाथ में है, जहां भी हमारे बचे हुए वहां पे हम इलेक्शन करवा सके, ताकि एक चुने हुए प्रतिनिधि को सरकार में शामिल कर सके, और जहां जिस क्षेत्र में जो विकास की जो धारा होती है उसमें रुकावटें आती है, अगर वहां से कोई नेता या विधायक नहीं है उस क्षेत्र का, तो वहां के लोगों को काफी परेशानियां आती है अपनी बातों को रखने की, और विकास कार्यों में वो क्षेत्र पिछड़ जाता है। बाकी और कोई कारण नहीं है। ठीक है, सेमवाल जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? अनम्यूट कीजिएगा।
देखिए ऐसा है कि जितनी भी बार इलेक्शन होंगे ना, इलेक्शन है एग्जाम। अब आपने देखा होगा, अगर केवल ये बोला जाए कि केवल सालाना एग्जाम होंगे तो सब लापरवाह होंगे, कोई पढ़ेगा ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देगा। लेकिन टेस्ट होंगे, क्वार्टरली टेस्ट होंगे, छमाही टेस्ट होंगे। क्यों रखा है? कि ताकि आदमी पढ़े, जिम्मेदार रहे अपने सब्जेक्ट के प्रति। तो जो हमने इनको अपने जो लोक सेवक हैं, जो हमने अपने प्रतिनिधि हैं, प्रथम सेवक हैं, इनको भेजा है चुन करके अपने प्रतिनिधि के रूप में, ये अपने काम के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, तभी ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास करेंगे जब इन्हें पता रहेगा कि भाई इलेक्शन आ सकता है, कभी भी हो सकते हैं। और इनको ये अगर एक बार एक ट्रेंड लग जाए, इनको सेट हो जाए कि बस इसी ट्रेंड पे चलेगा, एक ही बार जो हो गया तो नहीं हुआ तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। नहीं लेकिन सेमवाल जी अमेरिका में ध्यान ही नहीं दे रहे, अमेरिका में नहीं होता है, अमेरिका क्या वहाँ विकास नहीं हो रहा? ऐसी बात मत करिए आप ये नहीं साहब, ये देखिए आपको मालूम है, सुनिए, आपको मालूम है एक विधायक को लड़ने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, कितना इलेक्शन में कितना खर्चा होता है? आपकी बात का जवाब दूंगा सर। सेमवाल जी खुद इलेक्शन लड़ चुके हैं, छोड़ दी। अपनी बातें बोलो तो फायदा क्या है? इसे एक आदमी को लाया करिए, और जो राजनीतिक विश्लेषक है ना, उसे प्रो बीजेपी मत बिठाइए, नहीं तो ये हो जाता है कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और मैं हमेशा बड़े सभी चैनलों में ये ट्रेंड देखता हूं कि अगर एक आदमी कमजोर पड़ेगा भाजपा को, तो सपोर्ट करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक रूप में एक और चिपका देते हो आप पीछे से। सेमवाल जी देखिए, नहीं, हर व्यक्ति को अपना वक्तव्य रखने का हक है। अगर आपको वन नेशन वन इलेक्शन नहीं जम रहा है, और अगर वीरेंद्र सिंह जी को लगता है कि नहीं ये ठीक है, मेरी बात को कार्यवाही से निकाल दीजिए, मैंने वापस ले लीजिए। अब मेरी बात पे आता हूँ, हम यहाँ लाए क्या थे, हम यहाँ से लेके क्या जाएंगे? ठीक है, मैं यहाँ पर शिव प्रसाद जी आपको फिलहाल रोकना चाहती हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले दिल्ली के सीएम आतिशी मालेना क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रावधान डाला कि जिस तरह सरकारी अफसरों का साल में 2 बार डीए लगने से जिनकी सैलरी इंक्रीज होती है, उसी तरह से साल में 2 बार मिनिमम वेजेस इंक्रीज होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया, एलजी साहब ने रोका, कोर्ट में उन्होंने इसके खिलाफ बोला, लेकिन हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लड़ झगड़ कर दिल्ली के आम लोगों के हक में फैसला लेकर आई। दूसरी ओर हम देख सकते हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों को देखें तो वहां पर दिल्ली के कंपैरिजन में शायद उसकी आधी मिनिमम वेजेस होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, वो अपने राज्यों में तो बहुत कम मिनिमम वेज देती है और दिल्ली में भी उसे रोकने का भरसक प्रयास करती रहती है। मुझे खुशी है इस बात की कि कल हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी ने ये फैसला लिया है और मिनिमम वेजेस का इंक्रीज हम नोटिफाई कर रहे हैं। जो अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस को 18,066 रुपीस पर बढ़ाया जा रहा है। सेमी स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 19,929 रुपीस पर बढ़ाया जा रहा है। स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 21,917 पर बढ़ाया जा रहा है। और इसका कंपैरिजन करने के लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले कितनी मिनिमम वेजेस थी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी। 2013 में अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस मात्र 7,722 रुपए होती थी, जो आज हमने 18,066 रुपए कर दिया। 2013 में सेमी स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 8,528 रुपए होती थी, जो आज 2024 में 19,929 है। 2013 में स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 9,388 रुपए होती थी, जो आज 21,917 रुपए दिल्ली में है। और ना सिर्फ इतना, मैं इसका कंपैरिजन आपको बताना चाहूंगी और राज्यों के साथ भी। जो में अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस दिल्ली में 18,000 रुपए हैं,
वो राजस्थान में मात्र 8,063 रुपए है। मध्य प्रदेश में, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 10,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश में 8,300 रुपए है। हरियाणा में 10,000 रुपए है। छत्तीसगढ़ में 10,900 रुपए है। बिहार में 10,600 रुपए है। तो अगर आप देश भर से कंपैरिजन कीजिए तो आज दिल्ली सरकार की मिनिमम वेजेस सबसे ज्यादा है। तो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार दिल्ली के आम लोगों को एक बेहतर जिंदगी, एक डिग्निफाइड जिंदगी देती आई है और आने वाले 4 महीनों में भी हम इसी तरह का और कर्मचारियों का वेजेस बढ़ाया गया है, जिसको लेकर आतिशी मारलेना ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं हम, एक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जहाँ सरकार जन जन तक इसे पहुंचाने की कोशिश करी, तो वे विपक्षी दल इसको लेकर कई आरोप लगा रहे हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी आपके पास आएंगे, उससे पहले राजेश्वर पैनवली जी का रुख कर लेते हैं। राजेश्वर जी, देखिए निकाय चुनावों को लेकर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शिव प्रसाद जी, माफी चाहूंगी, वक्त की भी कमी है, सबका वक्तव्य ले रहे हैं, धीरे धीरे वापस। आपने पूछा मुझसे था, आप सुन पूरा नहीं रहे हो। सेमवाल जी फटाफट बोलिएगा। अच्छा फटाफट, वक्त बहुत कम। देखिए सुनिए, ये बोल रहे हैं कि खर्चा होता है। सरकारें खर्चा कराने के लिए त्योहार मनाती है, मेले लगाती है, ताकि जेब से पैसा खर्चा हो। क्योंकि ये पैसा कोई बाहर से तो आ नहीं रहा भैया, पैसा तो यही छप रहा है, यही बटेगा, यही सर्कुलेट होगा ना। जितनी जेबों से निकल के सर्कुलेट होगा, ये तो सीए साहब बैठे हैं राजेश्वर पैनवली जी, जितना सर्कुलेट होगा पैसा उतना चलन में रहेगा। तो भैया जितनी बार चुनाव होंगे उतनी ज्यादा मेला रहेगा। चुनाव को पर्व क्यों बोलते हैं? ये भी एक त्योहार है। पैसा जेब से निकलेगा, सर्कुलेट होगा तो अच्छा तो होगा। टेंट वाले को जाएगा, बिजली वाले को जाएगा, दारू वाले को जाएगा, पर्चे वाले को, पोस्टर वाले को, मंच वाले को, माला वाले को, सबको जाएगा। तो दिक्कत क्या है? पैसा खर्च होना दो भाई। नेताजी के वहां काला धन क्यों रखवाना चाहते हो? क्यों स्विट्जरलैंड में भिजवाना चाहते हो पैसा? यहाँ चुनाव कराओ, ज्यादा से ज्यादा कराओ, छोटे से छोटे कराओ, बार बार कराओ, क्या दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग सीए होके ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो कि भाई खर्चा हो रहा है। खर्चा तो होना चाहिए, कोई अपने वहां से ऊपर से थोड़े ना लाए थे हम पैसा। यही था, यही रह जाएगा। पहले हम धन कमाएंगे, फिर जब धन हो जाएगा तो फिर धन भी चला जाएगा। दिक्कत क्या है? सेमवाल जी, लेकिन अगर जनता की गाड़ी का ऐसा तो है नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो खर्चा होगा ही नहीं। यहाँ बात हो रही है कि कम खर्चा होगा, ऐसा तो है नहीं कि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो खर्चे नहीं होंगे। ये तो इन्होंने तर्क वाली बात बोली, बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट लगे ये मुझे, बहुत तर्कदार बात बोली आपने भाई साहब। ये तो चलिए ठीक है राजेश्वर जी, अब आप फटाफट बात कर लेते हैं। देखिए निकाय चुनावों को लेकर सवाल कई उठ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन लेकर जो आ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस दल कह रहा है कि आपकी मंशा नहीं है ये करने की और आप कर नहीं पाएंगे, आप सिर्फ शेगुफा दे रहे हैं, ये आपका चुनावी एजेंडा है। क्योंकि हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, उसको लेकर आप सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं। मैडम, ये दो चीजें हम पहले समझ लें, पहले इनके पॉइंट वाइज रिप्लाई दे दें। सबसे पहले बात तो जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जी, माननीय प्रवक्ता जी बड़े तेजी से कह रहे थे, लेकिन कम शब्दों में दीजिएगा। तो बहुत कम शब्दों में दूंगा मैं, इनके जैसे लंबा भाषण दे पाता हूँ और भाषण देने के भी पैसे लेता हूँ, इसलिए बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। ये कह रहे थे कि जो इलेक्शन होने चाहिए ऐसे हो जाने चाहिए, तो इनका कहना ये मतलब ये है कि इलेक्शन चाहे ओबीसी का रिजर्वेशन प्रॉपर हो, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो या ना हो, तो यही बात अपने नेताओं को भी बोले कि सब जगह बोल दे, सब जगह जाके एक मैसेज दे दे कि चाहे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो ना हो, लेकिन इलेक्शन हो जाने चाहिए, चाहे कैसे भी इलेक्शन हो जाए। ये बात अपने नेताओं को भी समझाएं, एक बार बोले तो भाषणों में कि ऐसा होना चाहिए, तब हम इनको वापस काउंटर जवाब देंगे कि कैसे करना चाहिए। अब हम आ जाए यूकेडी के। यूकेडी बड़े प्रवक्ता जी, माननीय प्रवक्ता जी बड़े तेजी से बोल रहे हैं कि जो सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी ने जो एफिडेविट दिया या जो हमारे सरकार ने एफिडेविट दिया वो झूठा है। अगर ये झूठा है तो आप यूकेडी वाले क्या करते हो? जमीन पे जाके काम करो ना। तो झूठा एफिडेविट कोर्ट में फाइल होगा और आप कह रहे हो झूठा एफिडेविट, तो आप कुछ काम करो, जाकर के कोर्ट में जाओ कि एफिडेविट के इन फैक्टों में झूठा है, कहीं फैक्ट भी लाओ। बार बार बैठ के चैनलों पे कि सिर्फ झूठा है, झूठा बोलना। सुन लीजिए, अरे आप सुन ला लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, अरे फैक्ट की बात कर रहे हैं, चोर बोल रहे हैं, बात समझे। आपकी बात में मैंने एक बार भी नहीं बोला, शांति आप तो सुन लो। अरे दीपक रावत जी, आपको पता है ना मेरी चर्चा में बीच में बोलना अलाउड नहीं है। दीपक जी
प्लीज। बार-बार रिपीट करते रहेंगे तो फिर तो बदल दिया। दीपक जी होल्ड ऑन प्लीज, आगे चलिए, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ये घंटे तो इनके साथ सुनते रहेंगे। अब आगे जब सुन ले, शिवपाल जी बड़ी तेजी से कहते हैं कि 1 डे 1 इलेक्शन से, जैसा भी किसी ने हमारे साथ के बारे में कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति भी बेईमान है, भ्रष्टाचारी है अगर वहां 1 डे 1 पे होता है। और दूसरा 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात हम करते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो होता है वो सिर्फ जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, एमएलए की इलेक्शन की बात हो रही है और एमपी के इलेक्शन की बात हो रही है। उसके साथ विधानसभा इलेक्शन स्टेट का इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन की बात इसके साथ नहीं जोड़ी जा सकती, वो एक अलग पर्व्यू है, एक अलग चीज है। तो आप दोनों को एक साथ न जोड़ने की कोशिश कीजिए, दोनों बातें अलग है। दूसरी बात जो शिवपाल जी ने बड़े तेजी से कही कि राजेश्वर पैनुली जी भी सीए है, ये जानते होंगे जो पैसा मार्केट में आता है, पैसा मार्केट में आना कंस्ट्रक्टिव खर्च में जाता है कि नॉन कंस्ट्रक्टिव में जाता है। इलेक्शन इज ए नॉन कंस्ट्रक्टिव वर्क। इस इलेक्शन इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द पर्सन इलेक्टेड 45 ईयर्स। ये कोई टेस्ट नहीं होता, जैसे शिवपाल जी बार बार बोल रहे हैं टेस्ट, अरे कोई एग्जाम थोड़ी दे रहे हम कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए चुने गए हैं और कंस्ट्रक्टिव वर्क कर करके 5 साल में उसका रिजल्ट आएगा। आप उस रिजल्ट को देखिएगा, आप टेस्ट देने के लिए थोड़ी आए हम आए। ठीक है राजेश्वर जी, अगर आपने सभी पैनलिस्ट का जवाब दे दिया हो तो कृपया करके मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, निकाय चुनाव कब होंगे? कौन सी शुभ घड़ी आएगी जब आप निकाय चुनाव कराएंगे? अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी बताया कि लेट दी जो उनकी कमेटी बनी है, उस कमेटी जब अपना इलेक्शन दे देगी। अग्रवाल जी आपके अब तक 4 बार बता चुके हैं, सितंबर भी डेट दे चुके हैं, सितंबर भी निकल गया, अब कब? कमेटी जब तक रिजल्ट नहीं देगी और उस रिजल्ट को फाइनल पब्लिश नहीं किया जाएगा तब तक चुनाव होने की संभावना टेक्निकली पॉसिबल नहीं लगती, न मुझे दिखाई देती है। कम से कम क्लियर तो किया, वरना आपके प्रवक्ता अभी तक यही कह रहे थे बस 2-4 दिन में हो जाएंगे निकाय चुनाव। तैयारियां इतनी जोरों शोरों में चल रही है। मुझे लगता है कि आप एग्रेड कर रही हैं, ऐसा कोई प्रवक्ता नहीं कर सकता है, सबको पता है कि अरे राजेश्वर जी आप आज बैठे मेरे साथ ना, मैं तो रोज बैठती हूँ प्रवक्ताओं के साथ। ठीक है जी। हाँ दीपक रावत जी चैलेंज नहीं करता, सबके अपने अपने आउटलुक है। दीपक रावत जी अनम्यूट कीजिए। हाँ इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ गिरिराज जी। गिरिराज जी बस 2 मिनट दीजिएगा फटाफट। दीपक रावत जी जी हाँ इसके बाद शिवपाल जी प्लीज होल्ड ऑन। थोड़ी देर पहले पैनुली जी बोल रहे थे कि चुनाव आयोग का काम है, अब आपके सामने स्वीकार कर रहे हैं कि समिति जब बोलेगी तब इलेक्शन होगा। दोनों में विरोधाभास देखिए आप। पता नहीं आप क्या क्या बात कर रहे हो, कब क्या किसको किसके साथ मिक्सअप कर ले रहे हो। अरे पहले सुन लिया करो। यूकेडी के साथ अगर सुनते हैं ना तो 10% वोट से आधे % से नीचे नहीं आ जाते, पार्टी भी रजिस्टर्ड, क्योंकि सुनते नहीं हो आप लोग न सुनते हो न समझते हो न बातें सुनते। अरे चुनाव आयोग चुनाव कराता है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, चुनाव आयोग का काम जानते हो नहीं जानते। और आपकी बातें सिंपल एक जवाब दिया था मैंने कि आप जो जिन बातों के लिए बोलते हो झूठ बोले वो तरीका है। और अभी आप कह रहे हो कि समिति बताएगी चुनाव आयोग इलेक्शन बोलोगे क्या? आप दोनों बातें बोलेंगे ना, आप सुनो तो चुनाव आयोग डेट बताएगा। अरे आप दोहरा चरित्र कहाँ से आ गया, आपको बात तो समझ में आती नहीं, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनते हो ना, आधा अधूरा दिमाग है, आधा अधूरा बात सुनो और आधा। राजेश्वर जी और दीपक जी प्लीज। कैसे रिकमेंडेशन सरकार करती है, फिर इलेक्शन कमीशन डेट फाइनल करता है और उस हिसाब से होता है। केदारनाथ का भी वैसे ही होगा, तो एक केदारनाथ के इलेक्शन भी उसी हिसाब से होगा जब चुनाव कमीशन उसको फाइनली नोटिफाई करेगा। स्टेट का इलेक्शन भी होगा जब फाइनली इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा। लेकिन नोटिफाई करने से पहले जो प्रोसेस कंप्लीट सरकार को करना वो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तभी उसके बाद नोटिफाई होगा। आप समझोगे ना, सुनने की बात है ना सुनने की बात है, सुनना करो। इससे पहले आप बेवकूफ बना रहे थे जनता को कि सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है और चुनाव आयोग नहीं चुनाव करा पा रहा है। अब आप कह रहे हैं सरकार की जो तैयारियां वो सरकार पहले कर ले, उसके बाद चुनाव आयोग अपनी डेट निकालेगा। खैर गिरिराज जी। हाँ गिरिराज जी। यशी जी यशी जी 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 अभी भी सरकार जो है ये मानने को तैयार नहीं है, इनकी लीडरशिप जो है कि हम लोगों की वजह से देरी हुई है। 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, समझ लीजिए जो बीच का जो समय है, समय अवधि है जिसमें सरवाइव कर रही है वो छोटी सरकारों का जहां गठन होना था, वो जो पॉपुलेशन है, वो जो मास है, वो सरवाइव किए जा रहा है लगातार। इनको जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है भाजपा को। और आज जो है
आज लगातार जब ये अपने लोगों के बीच में वाकई पहुंच रहे हैं, तो आज इस प्रदेश में यशी जी अगर भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है तो वाकई अपनी उपलब्धियां इनकी सिर्फ 2 और 3 उपलब्धियां हैं। आज 9 पर्वतीय राज्यों में प्रथम पायदान पे ये महिला अपराध के क्षेत्र में इस समय प्रदेश हो गया है, जननी बन चुका है ये प्रदेश इस समय महिला अपराध के क्षेत्र में। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। आज कोई भी प्रोग्राम इनका इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है। इन 7 वर्षों में पहाड़ में कहीं कोई इनकम ऑफ सोर्सेज पारंपरिक खेती से इन्होंने रेज नहीं किया, हॉर्टिकल्चर से रेज नहीं किए, कोई माइक्रो इंडस्ट्रीज लगाने को तैयार नहीं है। मूल में बातें छोटी लग सकती हैं, भाजपा को छोटी बातें लगती हैं। आज केवल एक सगुफा कि 1 इलेक्शन और 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है, अरे भाई ये लेके आप जो है अपनी जनता के बीच में आप जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब हम ये देने जा रहे हैं देश को, तो भाई अगर हिम्मत है आप लोगों में तो वाकई आप केंद्र सरकार को भी अपना भंग करके और जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भंग करके आओ चुनाव मैदान में, आप चुनावी मैदान में आए और चुनाव करवाएं। 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो अलाप रहे हैं आप, राग जो है आप करें ना इस काम को। आज स्थितियां आपको पता लग जाएंगी आप कहां पे हैं। आज अगर आपको जनमानस से वाकई आप आज एक भी स्पष्टीकरण, अभी मैं सुन रहा हूं जब भाजपा के प्रवक्ता को, तो यशी जी कहीं मुझे ये नहीं लग रहा है कि इनके माथे में कहीं शिकन है, कहीं वाकई जो है अगर इतना लिंगरोन हो रहा है चुनाव नगर निकाय, तो छोटी छोटी जो बॉडीज हैं, जो लोकल जो मास है, वो लगातार जो सर्वाइव कर रहा है वो इतने कष्ट में है, इतनी पीड़ा में है कि आज अपनी समस्या गिरिराज जी, ये इसकी तो आदत होनी चाहिए आप लोगों को। नहीं, इसकी तो आदत होनी चाहिए। एक दौर तो ये भी था कि कांग्रेस की सरकार में भी निकाय चुनाव इतने लेट होते थे, तब विपक्ष में बैठी भाजपा यही सब बातें करती थी। यहाँ तो उत्तराखंड में तो आप लोग अपने हिसाब से चलते रहते हैं ना, यहाँ तो किसी को संविधान से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये स्थितियां कभी क्रिएट नहीं हुई है। ये अरे कैसे नहीं क्रिएट? यशी जी भाजपा की क्रिएशन है पूरी ये। आज ओबीसी आरक्षण की जो बात कर रहे हैं और लगातार प्रवर समिति 5 तारीख को फिर 4 और 5 को डेट इन्होंने अपना उसमें फाइनल कर दी है। उसके बाद भी डिसीजन अभी नहीं है। सेमवाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे, उसके बाद वीरेंद्र शर्मा जी मैं आपके पास आती हूं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए। सेमवाल जी ठीक है, गिरिराज जी माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, रुक जाएगा। सेमवाल जी अनम्यूट कीजिएगा। बात है, देखो निकाय चुनाव तो एक करा नहीं पा रहे हैं, उस पर डेट पे डेट ले रहे हैं, डांट खा रहे हैं हाईकोर्ट की, और बात कर रहे हैं कि सारे चुनाव एक साथ कराएंगे। उसका इंतजाम कैसे करेंगे भाई? इस चुनाव के लिए तो पूरे 5 साल मिले थे। सरकारें आपकी थी, पिछली वाली भाजपा सरकार भी आपकी थी, इस बार भी भाजपा सरकार भी आपकी है। जब आपको पूरे 5 साल में ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ी और आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि निकाय चुनाव में आ जाएं आप, क्योंकि आपको पता है एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो चुकी है यहाँ पे, सारी चीजें फेल है। आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जो भाजपा सरकार के सांसद हैं खुद, वो बोल चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर फेल है। 10 जगह खुद स्मार्ट सिटी पे जो लोकल विधायक हैं, राजपुर क्षेत्र के विधायक, जो पूर्व में जो धर्मपुर क्षेत्र के विधायक, जो खुद यहाँ पे मेयर है गामा जी, तीनों भाजपा के, तीनों बोल चुके हैं कि स्मार्ट सिटी फेल है। तो जब भाजपा को तो आज की डेट में विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, विपक्ष से बढ़ के तो भाजपा के लोग ही बोल रहे हैं। उनको इन चीजों पे आत्मचिंतन करना चाहिए और इस तरीके की जो हवाई बातें इन पे ना आकर के इस चुनाव टाइम पे करा दें, तो हम मान लेंगे एक चुनाव, एक देश, एक नेशन, सब एक ही हो गया, बढ़िया हो। ठीक है, वीरेंद्र शर्मा जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी फटाफट। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे डिबेट एक अलग तरीके से हो सकती है, अलग एक किसी और दिन हो सकती है, पर आज जो है वो निकाय चुनाव को लेके, पंचायती चुनाव को लेके जो है ये, इसको बीजेपी को इसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बिना बात की किरकिरी बीजेपी अपना नुकसान भी कराएगी और अपनी किरकिरी भी सुनेगी भाजपा सरकार। तो मेरे को नहीं लगता है, देखिए काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ पे गवर्नमेंट में हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को समय सीमा के अंदर सारी चीज़ें करवानी चाहिए। इसमें देरी होने का या विलंब होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक जैसा कि अभी बेनुली जी कह रहे हैं कि हमने एक कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और जैसी रिपोर्ट आती है और तुरंत ही इसकी घोषणा की जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि हम इसी वर्ष के अंत तक चुनाव होंगे, नवंबर दिसंबर में। तो यही कहना है जी।
ठीक है, आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, जहां जनता के पास भाजपा जा रही है, साथ ही साथ सदस्यता अभियान चला रही है, तो वहीं विपक्षी दलों का मानना है कि ये महज शिकवा है, सरकार इसे लागू नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तराखंड में अभी तक नगर निकाय चुनाव नहीं हुए हैं, साल भर का वक्त बीत चुका है, प्रशासकों का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर भी विपक्ष कई सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि निकाय चुनाव कब होंगे ये देखना काफी जरूरी हो जाता है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।